दोस्तों, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। मैं हूं आपका अपना सचिन कुमार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर्य प्राचीन सभ्यता में आप सबका स्वागत है और इतना अधिक प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक बार फिर से हम शुरू करते हैं आज का अपना विषय और बिना कोई समय गवाए आज शुरू करते हैं। हम आज का विषय है हमारा कोरोना और भविष्य। कोरोना और भविष्य, जो कोविड-19 की बीमारी चल रही है, भविष्य में इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इसके साथ साथ और कौन कौन सी समस्याएं हमारे साथ साथ आएंगी, हमारे सामने आएंगी, उनसे हम किस तरह से निपटेंगे या किस तरह से हमें निपटना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 49 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 3 मई 1971 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना हुई थी। तो 49 अब ये अपनी गोल्डन पीरियड में चला जाएगा। 49 वर्ष हो गए, 50वें वर्ष शुरू हो गया है। तो इसका गौरवमयी इतिहास रहा है और इसने लगातार प्रगति की है। तो ये भी आज मैं बात करूंगा परीक्षा की दृष्टि से आने वाले प्रश्नों की, सामाजिक दृष्टि से आने वाले प्रश्नों की और सरकार के लिए सुझाव आपके माध्यम से मैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि अगर भविष्य में इस तरह की बीमारियों से या कोरोना की आने वाली समस्याओं से किस तरह से इसके विकराल रूप को बढ़ने से रोका जाए, तो आपके माध्यम से मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं आज का अपना विषय। तो सबसे पहले परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी प्रश्न है वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 3 मई 1971 को हुई थी, जिसने अपने गौरवशाली 49 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा विभाग है जिसने 49 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं अपने। तो आप ये आराम से देख सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 3 मई 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 3 मई 1971 को हुई थी, जिसने अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए? 49 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो एक तो ये आपका प्रश्न, और दूसरा ये कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, पहली चीज तो इस बार जो इसका प्रोग्राम मनाया गया था दिल्ली में, तो वो उसमें लोग इकट्ठा नहीं हुए थे। इस बार वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही मनाया गया था। तो इसके मौके पर एक गाइड को लॉन्च किया हर्षवर्धन जी ने ही, डॉक्टर हर्षवर्धन जो आपके प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय हैं, मंत्री हैं। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था कोविड कथा। कोविड कथा, तो ये बहुत ही यूपीएससी के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह की चीजें पूछता है। इसी तरह की पीछे आप पेपर यदि उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इस यूपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछती है, टीसीएस इस तरह के प्रश्न पूछती है और एसएससी बैंक रेलवे किस तरह के प्रश्न पूछती है, वो सब पे डिस्कस करूंगा। परीक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी है और आम जीवन में भी ये उपयोगी है, क्योंकि हो सकता है कि मेरी वीडियो किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के पास भी पहुंचे तो वो अपनी सरकार को या किसी भी अधिकारी के पास पहुंचे तो वो अपने संसाधनों को दुरुस्त कर सकते हैं और आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए पहले से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो भाई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मौके पर मल्टीमीडिया गाइड, देखिए ये मल्टीमीडिया गाइड है, ये कोई किताब नहीं है, ये आपको मल्टीमीडिया गाइड है जो आपको मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, इन पे आप ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं। मल्टीमीडिया गाइड है। क्या है मल्टीमीडिया गाइड? कोविड कथा। इसमें कोविड कथा, कोविड से जुड़ी हुई इसमें सारी जानकारियां मुहैया कराई गई हैं अब तक की। तो इसको लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने और मल्टीमीडिया गाइड है ये कोविड-19। तो ये तो आपका हुआ परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब मैं भविष्य की बात करूंगा कि कोरोना और भविष्य की, कोरोना में क्या होने, कोरोना भविष्य में किस तरह का रूप ले लेगा या किस तरह की बीमारियां आगे आने वाली हैं। देखिए, कोरोना चल रहा है, अब हमारा जो मई चल रही है, इसके बाद जून, बारिश पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। पहले तो अब तूफान आएंगे। आप यदि कहीं भी रहते हैं तो आपको पता चलता होगा तूफान आ रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं, क्योंकि उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब की ओर बहता है। चक्रवात आते हैं, इस मौसम में आते ही हैं, प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो चक्रवात यदि आएंगे, एक तो कोविड-19 चल रहा है, बहुत सारे चक्रवात आते रहे हैं। तो चक्रवात जब आते हैं तो लोगों को जन और धन की कम से कम हानि हो, सरकार की प्रायिकता होती है। तो अब चक्रवात यदि आएंगे, चक्रवात यदि आए तो लोगों को उनके स्थान से समुद्री तटों से हटाकर
उनको ले जाना पड़ता है, किसी अच्छे स्थान पर ले जाना पड़ता है, तो जब उनको लेके जाएंगे तो हो सकता है उनमें कोई कोरोना पॉजिटिव भी हो, तो उनको ले जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन होगा या किस तरह से उससे निपटा जाएगा, ये सरकार को अभी से प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो मेरा आज बताऊंगा मैं कोरोना और भविष्य। तो समस्याएं क्या क्या आएंगी पहले देख लेते हैं। लू आएंगी, लू चलेगी, राजस्थान में बहुत ही विकराल रूप ले लेती है लू। चक्रवात आएंगे, अधिक वर्षा होगी, जून में 5 जून को बता रहे हैं मानसून आ जाएगा, उसके बाद बारिश होना शुरू हो जाएगी, तो अधिक कहीं कहीं पे अधिक वर्षा होती है जहां जन और धन की हानि होती है। उसके बाद बाढ़ आएंगी, हर साल आती है, कोई नया नहीं है कि नया आ रहा है। महामारी, बारिश के बाद महामारी आती है, कभी मलेरिया आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी डेंगू आता है या और कोई बीमारी आती है। तो ये तो समस्याएं हैं, ये समस्याएं आएंगी आने वाले टाइम में। सर ये समस्याएं आने वाली हैं, और जब ये समस्याएं आएंगी तो सरकार इनसे किस तरह से निपटेगी, इसका पहले से सरकार को तैयारी करने ली चाहिए। हमसे यदि व्यूज मांगे जाएंगे या हमसे जानकारी मांगी जाएगी या निपटने की कोई तरीका पूछा जाएगा तो हम बताएंगे, वो एक अलग विषय है। फिलहाल तो समस्याएं हैं लू, चक्रवात, अधिक वर्षा, बाढ़ और महामारी आने वाले टाइम में। ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो हर साल ना आता हो, ये कम से कम महामारी ऐसा है कि हर साल नहीं आता है, लेकिन ये बाकी सारे के सारे हर साल आते ही हैं। प्रत्येक वर्ष ये समस्याएं आती रहती हैं। और इस बार मैं इन समस्याओं का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। भारत में लगभग 60,000 59,000 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्याएं पहुंच गई हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में इन समस्याओं से निपटने के लिए, देखिए आपके क्षेत्र में लू आती है या नहीं आती है ये आप जानते हैं। यदि नहीं आती है तो आपके लिए कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन राजस्थान के लोगों से आप पूछेंगे तो लू बहुत बड़ा विषय है। चक्रवात आपके क्षेत्र में आते नहीं है, लेकिन जो समुद्र के किनारे कोस्टल में रहते हैं, जो चाहे वो पश्चिमी घाट पे रहते हो या पूर्वी घाट पे रहते हो, चक्रवात उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो अधिक वर्षा, जैसे कि चेरापूंजी मेघालय वगैरह में अधिक वर्षा होती है, जहां आपके यहाँ यदि अधिक वर्षा नहीं होती आपके लिए समस्या नहीं भी हो सकती है, लेकिन जहां ये समस्या है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, तो वहां जहां ये अधिक वर्षा एक समस्या होती है वहां पर पहले से ही प्रिपरेशन कर लेना चाहिए सरकार को। बाढ़ आप जानती हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो कर नहीं आती है, कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में के साथ साथ उत्तर प्रदेश में तो काफी हद तक वैसे इस पे काबू कर लिया है, बाढ़ पे कोई बड़ी समस्या नहीं रही है। लेकिन आज की तारीख में भी बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे राज्य बाढ़ से क्षतिग्रस्त रहते हैं। बल्कि पिछली साल तो मुंबई, महाराष्ट्र भी बाढ़ की चपेट में था। तो बहुत सारे राज्य भारत में अभी 60% लैंड जो है वो बाढ़ग्रस्त है, बाढ़ आती रहती है वहां किसी न किसी रूप में। तो जब बाढ़ आएगी, माना लोग डूब रहे हैं, तो लोग जब डूब रहे हैं उनको माना रेस्क्यू किया जाएगा, उनको निकाला जाएगा। तो जब उनको निकाला जाएगा तो प्लेन के बाद चॉपर के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, नाव के माध्यम से, स्टीमर के माध्यम से उनको निकालकर किसी अच्छे स्थान पर ले जाया जाएगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनमें कोई पॉजिटिव व्यक्ति हो तो दूसरा भी कोई पॉजिटिव हो सकता है। अब जितने संपर्क में आएंगे सारे पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इससे निपटने के लिए पहले से ही कोई ना कोई प्रिपरेशन सरकार को कर लेना चाहिए। अब हमारे पास संसाधन क्या है, ये जो समस्याएं हमने बताई, समस्याएं तो हमने बता दी कि लू आ सकती है, चक्रवात, वर्षा, बाढ़ या अधिक वर्षा, इस तरह की चीजें, या महामारी। अब संसाधन हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत का एनडीआरएफ एक नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स है हमारे पास। आपदा प्रबंधन हमारा सबसे बेहतरीन उचित है। आप पिछले साल उड़ीसा में एक ओखी नाम का एक चक्रवात आया था, पूरी दुनिया चौंक गई थी देखकर कि भारत में कोई धन की हानि तो हुई लेकिन जन की हानि नहीं हुई। एक भी व्यक्ति कोई हताहत नहीं हुआ, कोई भी जान के नुकसान नहीं हुआ। पूरी दुनिया ये देखकर चौंक गई थी। तो हमारे पास ये कैसे हो पाया, ये कैसे, क्योंकि हमने समय रहते ही उसका प्रबंध कर लिया था। समय रहते ही हमारी एनडीआरएफ ने पूरी व्यवस्थाएं कर ली थी और ओखी से हम अच्छे से निपटने में सफल रहे। तो ये अच्छी प्रबंधन कब हो पाएगा, जब हमारे पास पूर्वानुमान हो। तो पूर्वानुमान लगाने के लिए पूर्वी तट पर, केवल पूर्वी तट पर, पूर्वी तट का मतलब हो गया आपका ये पश्चिम बंगाल हो गया, आपका ये उड़ीसा हो गया आपका, और आंध्र प्रदेश आपका हो गया, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो हमारे पास 26 सैटेलाइट पूर्वी, क्योंकि आपने देखा होगा 99.9% जो चक्रवात आते हैं वो पूर्वी कोस्टल पे आते हैं, पूर्वी तट पर ही आते हैं। तो पूर्वी तट पर हमारे पास 26 रडार है जो पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है, जो मौसम का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। तो ये हमारी एक ताकत है। तो हमारे पास एनडीआरएफ है, मतलब उचित आपदा प्रबंधन है हमारे पास पूर्वी तट पर 26 रडार है हमारे पास,
मौसम की सटीक जानकारी हमारे पास रहती है, पता चल जाता है। आपके मोबाइल पर भी अपडेट आ जाती होंगी, अक्सर देखते होंगे आपके इतने इस महीने में इतनी तारीख को बारिश होगी, इतना ह्यूमिडिटी रहेगी, इतना प्रेशर रहेगा, हवा की रफ्तार इतनी रहेगी, उतनी ही रहती है। तो ये भी हमारी एक ताकत है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं। सैटेलाइट है हमारे पास जो स्कैन कर लेते हैं ऊपर से कब बादल आएगा, कब बारिश होगी, क्या होगी। तो हमारी ताकत क्या है, संसाधन क्या है हमारे पास, उचित आपदा प्रबंधन है हमारे पास, जैसे एनडीआरएफ। दूसरा, मौसम का सटीक पूर्वानुमान हमारे पास रहता है। अब सभी मंत्रालयों का आपस में सहयोग। देखिए पहले क्या होता था कि पहले आप अक्सर देखते होंगे कि जहां पे रेलवे की जमीन है तो वहां पे रोडवेज वाले को दिक्कत आ रही है रोड बनाने में, जहां पर रोडवेज वाले की जमीन है वहां रेल वाले को दिक्कत आ रही है, ट्रेन वाले को विभाग को दिक्कत आ रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब आपस में सहयोग से सारे विभाग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सभी का उद्देश्य एक ही है, अपने देश को सशक्त बनाना, अच्छा बनाना, विकसित बनाना, अपने देश को सुंदर बनाना, ही सबका उद्देश्य है। और जब उद्देश्य क्लियर होता है कि अपने देश को ऊपर ले जाना है तो ईगो बहुत पीछे रह जाता है। जहां ईगो होता है वहां पे विकास नहीं होता है। तो ईगो जब पीछे रह गया और सहयोग आगे आ गया, तो सहयोग जब सारे मंत्रालय करते हैं आपस में तो कोई बड़ी समस्या रहती नहीं है। तो अब सबसे बड़ी ताकत यही है कि सभी मंत्रालयों का आपस में सहयोग रहता है, सभी आपस में नूडल एक मंत्रालय बनाकर उसके आधार पर कार्य करते हैं। पर्याप्त मौसम रडार, तो आज की जानकारी आपकी ये रही। दूसरी चीज इसकी और इसमें प्लस पॉइंट क्या है, कोरोना के कारण सारी फैक्ट्री, सारी यातायात बंद है, जिसके कारण मौसम और प्रदूषण बहुत अच्छा है, प्रदूषण बहुत कम हो गया है। नदियों का जल स्तर और नदियों का प्रदूषण लगभग खत्म होने की कगार पे है, वायु प्रदूषण खत्म होने की कगार पे है, ध्वनि प्रदूषण बहुत कम हो गया है। तो सारे प्रकार के प्रदूषण यदि कम हो गए हैं तो चक्रवात की स्पीड भी कम रहने का अनुमान। ये भी जाहिर सी बात है कि जब मौसम सही रहेगा, प्रदूषण घट जाएगा तो चक्रवात तो आएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन उनकी स्पीड कम होगी। और जब उनकी स्पीड कम होगी तो हम और अच्छे से निपट पाएंगे। स्पीड तेज भी होगी तो भी हम निपट पाएंगे, ऐसा नहीं है कि स्पीड तेज हो हम ना निपट पाए, तो भी हम निपट पाएंगे, लेकिन स्पीड कम होगी तो हम अच्छे से निपट पाएंगे। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि कहीं पे धुआंधार ज्यादा बारिश हो गई, कहीं पे कम बारिश हुई तो बारिश भी अच्छी रहने के अनुमान है नहीं, लू भी ठीक ठाक, मतलब ज्यादा परेशान नहीं करेगी। तो ये भी एक अच्छा है कि कोरोना और भविष्य, आज का टॉपिक कोरोना और भविष्य था, तो भविष्य में क्या क्या समस्याएं आएंगी ये मैंने आपके सामने रखा। और जो प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं वो आपको मैंने अंडरलाइन करके बॉक्स में बंद करके बताया कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम्स में आ सकते हैं। भारत के पूर्वी तट पर कितने रडार हैं ये आपको पता चल गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। और देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नए जुड़ते रहते हैं, तो अगला टॉपिक मेरा क्या होगा ये आपको जानकारी कैसे रहे, या मेरी वीडियो जब मैंने बनाई, मैं कम से कम समय लेता हूं वीडियो बनाने में, बहुत कम समय में लेता हूं ताकि आपका कीमती समय बर्बाद ना कर पाऊं। और कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से और आम जनजीवन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हो, बहुत ज्यादा उपयोगी हो, परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी। तो ये वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंच जाए, इसका सबसे अच्छा साधन है नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए। सब्सक्राइब आप कीजिए मत कीजिए, कोई इसमें जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। और वीडियो भी आप देखिए मत देखिए, लेकिन जो इच्छुक हैं कम से कम वो नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस तरह की जानकारियां आ सकें उनके पास और वो अपडेट रह सकें, समाज में और लोगों का आईना बन सकें, समाज में और लोगों को अपने साथ लेकर चल सकें, समाज में एक सुधार ला सकें, देश को सशक्त बना सकें, अच्छा बना सकें। जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे हम निपटने के लिए पहले से ही तैयार रह सकें। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। भगवान आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु आपको स्वस्थ रखें। इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त किया जाता है। नमस्कार।